सो हेलो कोडर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद खालिद और आप देख रहे हैं कोड विद खालिद। वेलकम टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो ये वीडियो होने जा रही है आज की पार्ट 2 HTML के इंट्रोडक्शन की। पहले वीडियो के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से हमने HTML की फ़ाइल क्रिएट करी और हमने जो है HTML के अंदर हमने हेड टैग को कंप्लीट पढ़ लिया था कि हेड टैग के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं और उनका वर्क क्या क्या होता है। सो अब आगे चलते हैं। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। नीचे आता है बॉडी का टैग। बॉडी का टैग क्या करता है? बॉडी के टैग के अंदर आप वो लिखोगे जो आपको वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना है, या जो आपको स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। आप जो भी कोडिंग करोगे वेबसाइट के स्ट्रक्चर के लिए, वो सब आके करोगे आप बॉडी के अंदर। हेड के टैग में आपको छेड़ना भी नहीं है अभी, ठीक है? अभी आपको हेड का टैग छेड़ना भी नहीं है। आप जितनी भी कोडिंग करोगे वो करोगे बॉडी के टैग के अंदर, सही है? अच्छा, देखो हमारे पास HTML के अंदर ना डिफरेंट टाइप के टैग्स होते हैं और हम जो है सारे जो है ना वन बाय वन पढ़ेंगे और उनको इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ हेडिंग्स का। और हेडिंग्स हम सबसे पहले जो है HTML के अंदर पढ़ते हैं। हेडिंग्स जो होती है हमारे पास HTML के अंदर, वो 6 टाइप्स की होती हैं। H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। अब ये जो H6 तक हेडिंग्स आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है 6 टाइप्स डिफाइन हुई हैं, तो इन 6 टाइप्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस भी होगा। तो भाई इनमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक ही है, और वो साइज़ का। यानी कि H1 से लेके H6 तक, ठीक है? साइज़ जो होता है वो डिक्रीज़ होता है। H1 सबसे बड़ा होता है, H2 से छोटा, और इस तरह H6 तक साइज़ डिक्रीज़ होता चले जाता है। लेकिन ये इतना मैटर नहीं करता। जब तक हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना HTML, साइज़ इतना मैटर करता नहीं है। अभी फ़िलहाल के लिए तो आप H1, H6 जो है साइज़ के लिए यूज़ करोगे, लेकिन जब आप CSS पढ़ लोगे, तो आप जो है ना H6 को यूज़ करते हुए H1 से भी बड़ा साइज़ बना सकते हो, ठीक है? इस पे स्टाइलिंग करते हुए। लेकिन अभी हम जो है सिर्फ HTML पढ़ रहे हैं, तो हम जो है H6 तक बना के जल्दी से देख लेते हैं। देखो भाई, बॉडी के टैग में आ गया मैं। यहाँ पे आके मैंने अब मुझे बनानी है हेडिंग 1, मतलब कि मुझे सबसे बड़ी हेडिंग चाहिए। तो मैं यहाँ पे आके सिंपल लिखूंगा H1। ये हेडिंग 1 के लिए एक शॉर्ट फॉर्म है। H1 लिखा, नीचे मेरे पास आ गई सजेशन एमिट के थ्रू कि भाई H1 लिखना चाह रहे हो। मैंने कहा हाँ भाई। देखो एमिट कितना हमारा हेल्पफुल हो रहा है यहाँ पे। हम मैंने सिर्फ H1 लिखा है, सिर्फ H1, तो इसने मुझे ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों बना के दे दिए। एमिट के थ्रू का काम। अगर एमिट यहाँ पे नहीं होता तो हमें ये H1 का ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग पूरा खुद लिखना पड़ता, ये पूरा सब कुछ हमें खुद लिखना पड़ता। लेकिन ये हमें एमिट ने करके दिया है, ठीक है? H1 लिखा मैंने। अब इसके अंदर मैं आके लिखता हूँ भाई हेलो वर्ल्ड, ठीक है? हेलो वर्ल्ड मैंने लिख दिया। अब आपको अपनी वेबसाइट को जो है ना, यानी कि जो आपने यहाँ पे कोडिंग करी है, उसको आपको आउटपुट भी तो चाहिए ना वेबसाइट पे। तो वो आप किस तरह देखोगे? उसके लिए आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है, वो है लाइव सर्वर की, ठीक है? मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एक्सटेंशन है लाइव सर्वर की। आपने वो लाजिमी तौर पर डाउनलोड कर लेनी है। अभी यहाँ पे आ नहीं रही है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा इंटरनेट इशू है, लेकिन लाइव सर्वर उसका नाम है। आपने उसको लाजिमी तौर पर डाउनलोड कर लेना है। उससे फ़ायदा ये होता है, वैसे तो आप अभी भी देख सकते हो उसके थ्रू, उसके मतलब बगैर भी देख सकते हो लाइव, लेकिन लाइव सर्वर से होता है कि आप जो भी अपडेट करोगे ना कोड में, वो डायरेक्टली आपके वेबसाइट पे साथ साथ अपडेट होता रहेगा। आपको बार बार रिफ्रेश करना नहीं पड़ेगा। अगर अभी आपको लाइव सर्वर के बगैर आउटपुट देखना है ना, तो आपको पता है क्या करना है? index.html पे आना है, राइट क्लिक करना है, कॉपी पाथ करना, ब्राउज़र पे आना, न्यू टैब ओपन करना, जो कॉपी पाथ कर रहा था ना उसको कंट्रोल V से पेस्ट करना और एंटर कर देना, ठीक है? आ गया भाई, हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया वेबसाइट पे। तो ये लाइव सर्वर के बगैर है। और जब आप लाइव सर्वर डाउनलोड कर लोगे, तो आपके पास ये देख रहे हो नीचे बॉटम पे राइट कॉर्नर पे गो लाइव लिखा हुआ है। तो ये तभी आएगा जब आपके पास लाइव सर्वर डाउनलोड होगा, ठीक है? तो इस पे जैसे ही मैं हवर कर रहा हूँ, तो मुझे कह रहा है भाई क्लिक टू रन लाइव सर्वर। मैं क्लिक करता हूँ, गो लाइव करता हूँ, स्टार्टिंग हो रहा है, और ये मेरा मेरे ब्राउज़र पे लाइव खुल गया हेलो वर्ल्ड, ठीक है? तो गो लाइव से फ़ायदा होता है हमें कि हमें टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहता है वेबसाइट पे, बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। अभी देखो मैंने यहाँ पे H1 बना ली हेलो वर्ल्ड। अब मैं बनाता हूँ H2। इससे मैंने बोला भाई हेलो वर्ल्ड 2, ठीक है? अब मैं आता हूँ दोबारा से ब्राउज़र पे। अब देखो हेलो वर्ल्ड 2 डायरेक्ट लिखा हुआ आ गया, रिफ्रेश करना नहीं पड़ा। लेकिन जहाँ पे मैंने कॉपी पाथ करा हुआ था ना, वहाँ पे हेलो वर्ल्ड 2 अभी तक लिखा हुआ नहीं आया है, ठीक है? क्योंकि कॉपी पाथ की वजह से मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा, तभी हेलो वर्ल्ड 2 आएगा। देखो मैं रिफ्रेश करूँगा, हेलो वर्ल्ड 2 आ गया। लेकिन जहाँ मैंने गो लाइव करा था, वहाँ बगैर रिफ्रेश करे हेलो वर्ल्ड 2 आया, ठीक है? तो ये लाइव सर्वर का फ़ायदा होता है। इसी तरीके से मैं H3, H4, H5, H6 बना सकता हूँ, और आप बना लीजिएगा, ठीक है? वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं वो नहीं बना के दिखा रहा। इसके बाद हमारे पास HTML के अंदर आते हैं अभी पैराग्राफ्स।
पैराग्राफ के लिए हमारे पास सिंपल टैग होता है ठीक है। मैंने पैराग्राफ लिखा, लिखता हूँ भाई माय नेम इज खालिद, ठीक है। मैं लाइव सर्वर पे आया, एक पैराग्राफ आ गया भाई माय नेम इज खालिद के नाम से, सही है। अच्छा तो ये क्या है, मेरे पास एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ के बारे में कुछ बातें जो है आपको पता होनी चाहिए। पहली ये कि पैराग्राफ के अंदर ना आप एक से ज़्यादा स्पेस नहीं दे सकते। जब भी आप पी का टैग यूज़ करोगे यानी कि पैराग्राफ का एचटीएमएल के अंदर, उसमें आप एक से ज़्यादा स्पेस नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है ना। आप जो है ना लाइन ब्रेक कर सकते हैं। ये वाली बात आपने हमेशा याद रखनी है कि आप जब भी पैराग्राफ लिखोगे आप एक से ज़्यादा स्पेस नहीं दोगे। अगर मैंने यहाँ पे देखो माय नेम इज़ खालिद में स्पेस दे दिया है, मेरे पास यहाँ पे स्पेस शो नहीं होगा मुझे। पैराग्राफ सिर्फ एक स्पेस अलाउ करता है, इससे ज़्यादा नहीं करता, ठीक है। अच्छा इसके अलावा आपको जो है ना एचटीएमएल रैंडम पैराग्राफ जो है ना प्रोवाइड करता है आपकी टेस्टिंग के लिए। अगर आपको टेस्ट करना है कि पैराग्राफ पे स्टाइलिंग सही हो रही है, तो उसके लिए आपको ना पैराग्राफ के लिए भी और हेडिंग्स के लिए भी और हर चीज़ के लिए जहाँ कहीं भी मेरे पास टेक्स्ट यूज़ होता है, यानी कि टेक्स्ट लिखना होता है मुझे कहीं भी, तो वहाँ पे मैं ना एक रैंडम वर्ड्स जो है यूज़ कर सकता हूँ। और उनको यूज़ करने का मेरे पास जो शॉर्टकट की है वो है लोरेम। मैं लिखता हूँ लोरेम। अब लोरेम मैंने लिखा तो इसके बाद मेरे से ये बोलता है कि आपको कितने वर्ड्स का रैंडम टेक्स्ट चाहिए। मैं बोलता हूँ भाई मुझे चाहिए 10 वर्ड्स का रैंडम टेक्स्ट। मुझे टेस्ट करना है कि मेरा जो पैराग्राफ है किस तरह शो हो रहा है। तो मैंने एंटर प्रेस करा, लोरेम 10 लिख के, तो मेरे पास 10 वर्ड्स का जो है ना रैंडम पैराग्राफ आ गया। देख रहे हो ये रैंडम वर्ड्स हैं जिनकी कोई मीनिंग नहीं है, ये रैंडम वर्ड्स हैं लोरेम, ठीक है। तो कितना आ गया मेरे पास 10 वर्ड्स का आ गया। इस तरीके से मैं इसमें 100 वर्ड्स भी दे सकता हूँ, जितने दिल चाहे मैं दे सकता हूँ, ठीक है। अच्छा अब दूसरी बात ये कि सर अगर मुझे स्पेस देना है तो मैं किस तरह दूँ। अगर मुझे पैराग्राफ में स्पेस चाहिए तो उसके लिए हमारे पास जो है ना एक दूसरा टैग होता है, वो होता है प्री का। मैं यूज़ करता हूँ प्री। प्री में आके मैं बोलता हूँ भाई आप जो है ना लिख दो लोरेम 5। 5 रैंडम वर्ड्स आ गए जिनके अंदर सिंगल सिंगल स्पेस आया, ठीक है। मैं बोलता हूँ भाई लोरेम इप्सम के अंदर आप इतना स्पेस दे दो, ठीक है। अब मैं आया लाइव, तो आप देख रहे हो स्पेस आ गया उतना जो मैंने दिया है। तो अगर आपको स्पेस ज़्यादा देना है तो आप जो है ना यहाँ पे सिंपल आके प्री का यूज़ करोगे। आप देख रहे हो प्री से मेरे पास लाइन ब्रेक भी हो रही है। लाइन ब्रेक करी तो वहाँ पे वेबसाइट पे आउटपुट में लाइन ब्रेक भी हो गई। तो यहाँ पे आप प्री का टैग यूज़ करोगे हमेशा लाइन ब्रेक करने के लिए और एक से ज़्यादा स्पेस देने के लिए, ठीक है। यहाँ तक हमारी हेडिंग्स और पैराग्राफ हो गए कंप्लीट। मेरे पास यहाँ पे हेडिंग पैराग्राफ कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट जिस चीज़ पे आ रहा हूँ मैं, वो आ रहा हूँ मैं इमेज पे। अब आप अपने HTML के अंदर इमेज किस तरीके से लगा सकते हो। देखो इमेज लगाने के लिए ना आप मेरी एक बात याद रखना, इमेज लगाने के लिए आपको जो भी इमेज लगानी है ना, आपने एक बात याद रखनी है कि वो इमेज आपके जो कोडिंग वाला फ़ोल्डर है, उसके अंदर सेव होनी चाहिए, ताकि आप उस इमेज को आराम से ईज़िली अपनी HTML की फ़ाइल में एक्सेस कर सको, ठीक है। और अगर आप नहीं चाह रहे कि भाई मुझे इमेज को सेव ही नहीं करना फ़ोल्डर में, तो एक दूसरा तरीका भी है, वो है कि आप इमेज का एक लाइव लिंक एड्रेस उठा लो। वो मैं दिखाऊँगा किस तरह करते हैं, अभी दोनों करके दिखाऊँगा, ठीक है। पहले तो आप ये सुन लो कि अगर आपको जो है ना इमेज लगानी है तो आपके पास 2 तरीके हैं। पहला ये है कि आप सेव कर लो, और सेव आपने कहाँ पे करनी है, शर्त है कि आपने सेव फ़ोल्डर में ही करनी है जिसमें आप कोडिंग कर रहे हो। यानी कि मेरा फ़ोल्डर है इंट्रोडक्शन टू HTML, मैं यहीं पे ही सेव करूँगा इमेज, तभी मेरे पास वो चलेगी सेव होने के बाद। और दूसरा तरीका है आपको लाइव लगानी है तो आप उसका लाइव लिंक उठाओ और वो लगा दो। तो इस तरह आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट चल जाएगी, सही है। अब इमेज का टैग जो होता है मेरे पास वो होता है IMG। मैंने लिखा भाई IMG, नीचे मेरे पास आ गया एमिट एब्रीविएशन इमेज। मेरे से कह रहा भाई इमेज लगाना चाह रहे हो एमिट, मैंने कहा हाँ भाई इमेज लगाना चाह रहा हूँ। मैंने एंटर प्रेस कर दिया, इमेज का एक सेल्फ क्लोजिंग टैग ओपन हो गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब ये क्या है, ये है सेल्फ क्लोजिंग टैग, जो मैं आपसे स्टार्ट में बात कर रहा था कि हमारे पास जो तीसरा टैग आता है ना वो आता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। वो टैग होता है जिसका हमारे पास कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता ना ओपनिंग टैग होता, सिर्फ इसका सिंगल टैग होता है। ऑल्ट का
एसआरसी का जो एट्रीब्यूट है ना, मेरे से कहता है कि भाई आप इसके अंदर जो है ना इमेज का पाथ डिफाइन कर दो कि इमेज कहाँ पर है, मैं वो लगा दूंगा। और ऑल्ट का टैग है ना, वो मेरे से कहता है आप भाई इसके अंदर ना वो टेक्स्ट डिफाइन करो जो आपको इमेज की जगह पे शो कराना है। अब मेरी बात वाली समझना, इमेज की जगह पे शो कराना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि सर अगर इमेज किसी भी वजह से लोड नहीं हो रही, आपके वेबसाइट पे इमेज शो नहीं हो रही, कोई भी इंटरनेट प्रॉब्लम है, कोई भी सर्वर का प्रॉब्लम है, जो भी मसला है कि आपकी इमेज शो नहीं हो रही, तो आपको इमेज की जगह पे क्या शो कराना है ऐसा कि यूज़र को पता लगे कि यहाँ पे कोई इमेज थी। तो वो चीज़ आप यहाँ पे लिखोगे, यानी कि फॉर सपोज मेरे पास यहाँ पे जो है ना, समझ लो किसी क्या कह सकते हैं, किसी एक ना होम की, किसी घर की इमेज थी यहाँ पे ना, ठीक है? तो यहाँ पे होम की इमेज थी। तो अब वो इमेज लोड हो रही है, यूज़र का इंटरनेट प्रॉब्लम जा रहा है बहुत ज़्यादा, तो यूज़र को वो इमेज की जगह तो ब्लैंक शो होगी ना, यूज़र कहेगा यहाँ पे क्या है यार, ये क्या चीज़ है? तो यूज़र को स्टार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, हो सकता है आपकी वेबसाइट स्किप भी कर दे, हटा दे कि भाई इसकी तो वेबसाइट में इतना मसला आ रहे हैं, एम्प्टी स्पेसेस आ रही हैं। तो वहाँ पे आप जो है ना उसको, जब उसकी इमेज लोड हो रही है, तो उसकी जगह पे आप उसको कुछ और चीज़ शो करा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर ऑल्ट में लिख दूंगा होम, तो उसको इमेज की जगह पे होम शो हो जाएगा लिखा हुआ कि भाई यहाँ पे एक इमेज है होम के नाम से, जो कि अभी लोड नहीं हुई, लोड हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पे आप ऑल्ट के एट्रीब्यूट के अंदर वो लिखोगे। देखो अभी यहाँ मैंने इमेज कोई भी नहीं लगाया, मतलब कोई इमेज शो नहीं होगी, तो उसकी जगह पे क्या शो हो जाएगा भाई, ऑल्ट। ठीक है, मैं वेबसाइट में लाइव आता हूँ, तो देखो यहाँ पे एक इमेज का साइन आ रहा है और आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है भाई होम। यहाँ पे होम की इमेज है जो कि अभी लगी हुई नहीं है, लोड नहीं हो रही, कोई भी प्रॉब्लम की वजह से नहीं शो हो रही, ठीक है? अच्छा, इमेज को मैं दो तरीके से डिफाइन करता हूँ, मैंने बताया इमेज का पाथ आप दो तरीके हैं आपके पास इमेज का पाथ डिफाइन करने के। पहला ये कि आप उसको सेव कर लो, दूसरा ये कि भाई आप उसका लाइव एड्रेस जो है वो यहाँ पे दे दो, ठीक है? एक काम करता हूँ, मैं पहले दिखाता हूँ आपको इमेज को सेव करके। मैं क्रोम पे आता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई होम, जो है ना मेरी इमेज फाइनली सेव हो चुकी है। और मैंने एक इमेज सेव कर लिया, किसी भी हाउस की बिल्डिंग की, पता नहीं किसकी थी, मैंने डायरेक्ट डाउनलोड कर ली। तो ये एक इमेज सेव हो गई है और इमेज का नाम लिखा हुआ है भाई सब -2-1, ठीक है? तो देखो एसआरसी के एट्रीब्यूट के अंदर मैं अपनी डाउनलोडेड इमेज को किस तरह डिफाइन करता हूँ, पहले वो देखो। जब भी मैं एसआरसी का एट्रीब्यूट में अपना कोई भी पाथ देता हूँ डाउनलोड इमेज का, तो उसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ डॉट और फॉरवर्ड स्लैश। इसका मकसद ये है कि आप इसको अपने फ़ोल्डर का एक्सेस दे रहे हो कि भाई इस फ़ोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स आप उनको एक्सेस करो और नीचे शो करा दो। तो आपने देखा जैसे ही मैंने डॉट और फॉरवर्ड स्लैश लिखा, इसने तमाम फाइल को एक्सेस करा और इसने मुझे इस फ़ोल्डर में मौजूद तमाम फाइल दिखा दी। पहली फाइल जो कि इंडेक्स और एचटीएमएल की करंटली बनी हुई, से मैं काम कर रहा हूँ, पहले इसने मुझे वो दिखा दी। दूसरी इसने मुझे दिखाई इमेज कि भाई यहाँ पे एक इमेज भी है। तो मैंने कहा भाई हाँ मुझे इमेज चाहिए, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ पे इमेज जो है खुद ही आ गई। मैंने सिर्फ डॉट और फॉरवर्ड स्लैश लिखा, सजेशन आई, इमेज सेलेक्ट करी, इमेज यहाँ पे लगी हुई आ गई, ठीक है? मैं आया अपने वेबसाइट पे, तो आप देखो ये इमेज मेरी यहाँ पे लग चुकी है, ठीक है? और जब इमेज नहीं होगी, मैं इमेज का यहाँ से सार्सी का एट्रीब्यूट खाली कर देता हूँ भी, तो उसकी जगह पे लिखा हुआ आएगा ऑल्ट, यानी कि होम, ठीक है? तो ये है हमारे पास इमेज लगाने का तरीका पहला। अब देखते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका देखने के लिए ना हमें चाहिए होगा इमेज का लाइव लिंक, ठीक है? तो उसके लिए मैं आ जाता हूँ सबसे पहले एक क्रोम पे और जो है ना सर्च कर लेता हूँ भाई। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास जो है फाइनली लोड हो गई है होम की कुछ इमेजेस। तो मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले उठा दो उनका लाइव एड्रेस। अब आपको ये इमेज डाउनलोड किए बगैर अपने वेबसाइट में चाहिए, तो आप आके इन पर राइट क्लिक करो, ऑप्शन आ रहा है कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी कर लो। एसआरसी के अंदर आओ, सब कुछ यहाँ से खाली कर दो, हटा दो। यहाँ पे आके आप सिंपल कंट्रोल वी से ना वो एड्रेस जो होता है ना वो पेस्ट कर दो, ठीक है? आप अपने वेबसाइट में आओ, आपकी इमेज आ गई वो वाली जो आपने लाइव लगाई थी, ठीक है? सिर्फ उसका एक कॉपी इमेज एड्रेस करना है और एसआरसी के अंदर वो लगा देना है सिंपल, ठीक है? तो इस तरीके से आपकी जो इमेज है लाइव चल जाएगी, ठीक है? देखो ये जो लाइव इमेज है ना, इसकी एक कह सकते हो आप लिमिट है। लिमिट ये है कि तब तक आपके पास वेबसाइट में शो होती रहेगी जब तक ये, जहाँ से आपने उठाई है इसका लाइव लिंक, वहाँ पर है। अगर ये गूगल से डिलीट हो गई तो ये आपके पास से भी रिमूव हो जाएगी। इसमें ये एक जो है ना हमें नुकसान होता है लाइव इमेज लगाने के अंदर, कि अगर ये जहाँ से आपने लाइव लिंक इसका उठाया है ये वहाँ से रिमूव हो गई किसी भी वजह से, तो ये आपके पास से भी रिमूव हो जाएगी। तो इसके लिए आप जो है ना इसको सेव करके
अपने एसआरसी के अंदर जो है ना इसका पाथ डिफाइन अगर करोगे ना तो ये ज़्यादा बेटर प्रैक्टिस है और आप ऐसा ही करो, कभी भी लाइव लिंक नहीं लगाओ, ठीक है। पहले इमेज को सेव करो फोल्डर में, फिर उसको एसआरसी के अंदर उसका पाथ डिफाइन कर दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले किया था, ठीक है। तो देखो मेरे पास इमेज इस तरीके से शो हो गई। आज की जो वीडियो है वो यहाँ पे एंड करते हैं हम, और जो है ना नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह टेबल्स वगैरह की तरफ जाएंगे और कुछ सेल्फ क्लोजिंग टैग भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।